अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोरक्को का वीज़ा आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसी एजेंट की हेल्प लिए बगैर आप अपनी फ़ाइल की सबमिशन खुद कैसे कर सकते हैं, अम्बेसी जो है उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी चाहिए और किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए और वीज़ा मिलने के चांसेस कौन सी प्रोफाइल पे ज़्यादा हैं। ओवरऑल हम आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे मोरक्को के हवाले से। अच्छा यार, ये बड़ा खूबसूरत और बहुत प्यारा कंट्री है और इसका जो बॉर्डर है एक वो स्पेन के तकरीबन साथ जो है वो मैच होता है और बीच में से थोड़ा सा कह लें कि एक समंदर है। वो है तो बहुत मतलब ख़तरनाक एरिया। वहाँ पे तो जो शिप वगैरह भी हैं, जहाज़ जो बहरी हैं, वो भी इतनी जल्दी नहीं क्रॉस करते। लेकिन वो एक पॉइंट ऐसा है वहाँ पे कि वो बहुत क्लोज है। जो लोग मोरक्को जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से इलीगल आगे स्पेन की तरफ भी जो है वो निकल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्पेन की और इसकी जो हदूद हैं वो बीच में बस थोड़ा सा समंदर का गैप है। तो उसके बाद अगर आप वो क्रॉस करें तो स्पेन में चले जाते हैं। तो इसलिए ये वीज़ा जो है वो इतनी जल्दी नहीं मिलता, लेकिन जिस प्रोफाइल पे लग जाए समझे कि उसकी वर्थ बन जाती है उस पासपोर्ट की। और खाली वीज़ा ना लगा हो, उसने उसके ऊपर ट्रैवल भी किया हो, क्योंकि खाली वीज़ा आपने ले लिया लेकिन उसके ऊपर ट्रैवल नहीं किया तो वो वीज़ा बिल्कुल नील ही कंसिडर किया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए। आपने इंश्योरेंस जो है वो आपको रिक्वायर होती है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए और बाकी जो आपके फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका एफबीआर का रिकॉर्ड, टैक्स रिटर्न्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, उसके सर्टिफिकेट्स और जो आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एफआरसी, एमआरसी, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आ गए, इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं, और भी कोई चीज़ें अगर आप अपनी फाइल में लगाना चाहें तो वो आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लाजमी चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं उनको सैलरी स्लिप्स, एनओसी, लीव लेटर और जॉब ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो है वो चाहिए होता है और एनटीएन टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो है वो उनकी भी चाहिए होती हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में वही बात है कि एक डाउट होता है कि जो लोग जॉब करते हैं तो क्या उनका एनटीएन और टैक्स रिटर्न वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ सैलरी स्लिप वगैरह चाहिए। देखें, काम दोनों पे चल जाता है, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो आप एक प्रॉपर कह लें कि लीगल गिने जाते हैं। अपना हर चीज़ आप टैक्स कंप्लाइंस जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हैं। तो दूसरी, ये जो एम्बेसीज, अच्छी एम्बेसीज हैं, ये इन चीज़ों को बहुत वैल्यू देती हैं और इनको कंसिडर करती हैं कि इंसान जो है ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है अपनी कंट्री का। अच्छा, अब कौन सी प्रोफाइल पे ये वीज़ा लगने के चांसेस हैं। अच्छा, जिन लोगों ने टर्की को विजिट किया हुआ है ना, खास करके टर्की और साउथ अफ्रीका की जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है, शेंजन की नहीं भी है, टर्की और साउथ अफ्रीका का जिन लोगों ने ट्रैवल किया है, उस प्रोफाइल पे ये वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर आपने मोरक्को का वीज़ा लेना है तो आप कोशिश करें कि कम से कम 1 या 2 बार आप टर्की को लाजमी विजिट करें, साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करें, वहाँ का ट्रैवल करें। बाकी ये जो एशिया की ट्रिप है, मिडिल ईस्ट की ट्रिप्स हैं, ये आप करें और उसके बाद आप मोरक्को का वीज़ा अप्लाई करें तो आपकी प्रोफाइल बहुत कह लें कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मोरक्को का वीज़ा मिलने के चांसेस भी बहुत हाई हैं। अच्छा, अब ये एम्बेसी जो है, आपने इसके लिए डायरेक्ट एम्बेसी में जाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फ़ाइल कहीं पे सबमिशन करेंगे तो फिर वो आगे एम्बेसी में जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आपने डायरेक्ट एम्बेसी में जाना है, फिर वहाँ पे जो वीज़ा ऑफिसर या वहाँ पे जो भी स्टाफ होता है वो आपकी फ़ाइल लेता है। अगर उन्होंने वीज़ा देना हो आपको तो फिर वो आपकी फ़ाइल वहाँ पे रखते हैं। अगर उन्होंने वीज़ा नहीं देना तो वो बाहर एक रिसेप्शन वाला कह लें उसको, या जो भी उनका स्टाफ होता है एम्बेसी का, वो आपसे आपकी फ़ाइल लेता है। वीज़ा ऑफिसर या उनकी अंदर एम्बेसी की टीम जो है उनको रिव्यू करती है। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो देन वो आपसे जो है वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी फ़ाइल रख रहे हैं, आपकी फ़ाइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपना पासपोर्ट दे दें और एम्बेसी की फ़ीस जो है वो जमा करवा दें, तो आपका वीज़ा 3-4-5 दिन में लग के रेडी हो जाएगा। तो आप अपनी कलेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, जिन लोगों को उन्होंने वीज़ा नहीं देना होता वो एट अ टाइम जो है उनकी फ़ाइल को रिटर्न कर देते हैं, अमेरिका की तरह। अमेरिका का भी आपको पता है कि अगर उन्होंने इंटरव्यू में आपको ओके कर दिया तो ऑन द स्पॉट आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है और आपका पासपोर्ट जो है वो अपने पास रख लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं देना तो फ़ौरन वो कहते हैं जी आप लीव कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट भी ले जाएं, हमें नहीं चाहिए। तो मोरक्को भी जो है वो इसी तरह का है। अगर उन्होंने आपको वीज़ा देना है तो आपका पासपोर्ट उनके पास होगा और फिर आपको वो टाइमलाइन दे देंगे कि आप 1 वीक तक आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। और अगर नहीं देना तो फिर ऑब्वियसली वो आपको जो फ़ाइल आपकी होगी वो रिटर्न कर देंगे
और कहेंगे जी हम सेटिस्फाइड नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम फिर कभी अप्लाई कीजिएगा। तो मैंने ट्रैवल हिस्ट्री का भी बता दिया आपको कि जिन लोगों की ये ट्रैवल हिस्ट्री है उसके ऊपर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये नहीं है कि अगर ये नहीं होगी तो मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे केसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, अपने अपने उनके सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो जिस जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है वो अपनी फ़ाइल जो है आपकी वो रख लेता है। अगर आप कोई मैरिड बंदा है, ठीक है, थोड़ा ओल्ड एज है, सीनियर एज में है वो, तो कॉल आ गया बीच में, सॉरी फॉर दैट, बीच में कॉल आ गई थी। तो अब अगर कोई सीनियर एज का जो बंदा है वो अगर वीज़ा अप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली अगर उसकी नहीं भी ट्रैवल हिस्ट्री तो उसको वीज़ा जो है वो मोरक्को ग्रांट कर देगा। लेकिन अगर हमारे जैसा कोई यंग बंदा अप्लाई कर रहा है तो उनके माइंड में तो पहली बात होगी कि भाई इन लोगों ने कहीं आगे निकलना है, क्योंकि हम तो बदनामे ज़माना है, जितने भी नौजवान लोग हैं कि ये बस भाग रहे हैं यहाँ से कि किसी ना किसी तरह से निकलें। तो ये सिनेरियो है ओवरऑल। अच्छा, अब तो फिर इस तरह के सर्कमस्टांसिस में आने के बाद बंदे की जो प्रोफाइल है वो फिर मैटर करती है। बाकी अगर आप जैसे मैं हूँ या मेरी तरह आप एक यंग ट्रैवलर हैं, सिंगल हैं, मैरिड भी नहीं है, तो उस केस में आके थोड़ी आपकी जो प्रोफाइल है फिर उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। या तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री एज देती है या फिर आपकी पर्सनल प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, और ख़ास करके उन कंट्रीज़ का आपने ट्रैवल किया हो जहाँ से स्किप होना बहुत आसान हो। एक बात अक्सर मेरी जो है वो मैं वीडियो में भी बोलता हूँ, उसको आप अपने माइंड में रखें कि जिन कंट्रीज़ की इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती उनके वीज़े को भी वीज़ा ऑफिसर्स जो है वो इतनी प्रायोरिटी या वैल्यू नहीं देते। जिनकी इमिग्रेशन अच्छी है, देखें अब साउथ अफ्रीका अगर आप जाते हैं उसके वीज़े को कंसिडर किया जाता है। टर्की जो है ये यूरोप के साथ लगता है, इसके वीज़े की वर्थ है, मोरक्को कंसिडर करता है इस वीज़े को, ठीक है। ये 100% मैं आपको बात ऑथेंटिक बता रहा हूँ। इसी तरह आप उन कंट्रीज़ का ट्रैवल करें जिनकी ज़रा वर्थ है। उसके बाद ये फिर स्टेप वाइज चलते जाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे जो एम्बेसीज हैं वो भी वीज़ा ग्रांट करती जाएंगे, और फिर थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। बड़े वीज़ाज भी ग्रांट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड होना स्टार्ट होती है फिर आपके अगर बाकी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इतने अच्छे नहीं भी हैं ना, तो आपको एम्बेसी जो है वो वीज़ा ग्रांट कर देती है। तो ये ओवरऑल प्रोफाइल है, जिन लोगों को मतलब अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए, इनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपने ध्यान से फिल करना है। उसके बाद आपने अपनी जो भी एप्लीकेशन है वो प्रोसेस करनी है और आपको जो वीज़ा है वो ग्रांट हो जाएगा। तो अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है या आपने ये वीज़ा मेरे थ्रू प्रोसेस करवाना हो तो व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम मिलकर डिस्कस करेंगे, और अगर आपकी प्रोफाइल इस काबिल हुई तो हम ज़रूर जो है वो मोरक्को का वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे आपका, और इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा भी, और फिर उसके बाद आपने ट्रैवल करना है। तो चलें, आई होप कि मैंने हर एक चीज़ जो है वो कवर कर दी। अगर स्टिल कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, हम अपनी किसी अगली वीडियो में उस पॉइंट को कवर कर लेंगे। चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।